हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग देखेंगे इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, इसके पहले जो है हमने आर्ट एंड कल आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 का, पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ये हो चुका है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी हम लोग करा चुके हैं पीटी 365 का। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। तो और इसके साथ ही हम लोग बातें करें तो पर्सनालिटी इन न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुका है। वनडे एग्जाम चैनल के वनडे एग्जाम चैनल जो है, वनडे एग्जाम फैक्ट्री, इसके प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। केवल रह गया है इंटरनेशनल रिलेशन बाकी है। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग ये इकोनॉमिक्स भी फाइनल करने वाले हैं। ठीक है, आज कल लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसके साथ ही एक इंटरनेशनल रिलेशन साइंस एंड टेक रह जाएगा, बाकी हम लोग सारा कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत की कृषि निर्यात नीति यानी कि इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है। ठीक है, यानी कि निर्यात नीति। तो भारत कृषि निर्यात में वित्त वर्ष 2023-24 में 8% की गिरावट दर्ज की है। कब? 2023-24 में कितने परसेंट की गिरावट? 8% की। ठीक है, भारत की कृषि निर्यात नीति यानी कि निर्यात का मतलब होता है आप अपना जो प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में बेच रहे हैं। ठीक है, दूसरे देश से डिमांड आ रहा है, वहां पे आप अपने सामान बेच रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। आप अपने देश से, जैसे भारत जो है अपने देश में जो भी चीज़ प्रोडक्शन करता है वो दूसरे देशों में सेलिंग करता है, बेचता है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जब किसी देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं तो उसको इम्पोर्ट कहा जाता है, मतलब हिंदी में आयात। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको क्लियर रखना है। तो कितने परसेंट की गिरावट आई है? तो 8% के लिए। ये हमारे लिए बेटर नहीं है। ठीक है, नीति दो निर्यात नीति यानी कि कृषि, भारत की कृषि निर्यात नीति 2018 के तहत 2022 तक $60 बिलियन के महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति से कम है। कितने? $60 बिलियन, बहुत ही लॉस है, समझ लो। निर्यात नीति के मुख्य बिंदु पर एक नजर की हम लोग बातें करें तो 2023-24 में कृषि निर्यात आयात में गिरावट दर्ज की गई है। कुल निर्यात चावल का हिस्सा 21% है। इसके बाद समुद्री उत्पादन यानी कि जो सी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो भी समुद्री प्रोडक्शन होता है 15%, मसाला 9% है। आयात में वनस्पति तेल का हिस्सा 45% है, यानी हमने आयात में बाहर से सामान 45% मंगाया है। इसके बाद दाल 11%, फल सब्जियां 8% मंगाया। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो 2022 में भारत कृषि निर्यात आयात वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी इसके कितने रहा है? 2.4% रहा है और 1.9% थी। ठीक है, यानी कि लगभग 2.4% और 1.9% था। ठीक है, तो ये 2023 और 22 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि कृषि निर्यात देशों की सूची भारत कितने नंबर पे है निर्यात में, यानी कि हम लोग 9वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो इसे और कम करना होगा, हम लोग को 3-4 नंबर पे आना पड़ेगा। ठीक है, कृषि निर्यात नीति 2018 क्या है? तो ये इसके उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पाद में मूल्य वर्धन करना, वैल्यू एडिशन करना, मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों को नुकसान को कम करना, किसानों के आय में वृद्धि करना। ठीक है, इसके मुख्य लक्ष्य जो है ये 2022 तक कृषि निर्यात दोगुना करना है। 2022 तक रखा गया था, जिसमें $60 बिलियन से अधिक करना। ठीक है, अधिक वस्तु और अधिक देशों की निर्यात करना, उच्च मूल्य वाले मूल्य वर्धित कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ साथ एकीकरण करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करना, नवीन देशज जैविक, एथीन, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि के निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, देखो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होता है बहुत अच्छे लेवल पे, वो बात ठीक है। हम लोग पीछे जानते हो क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ लाइक बोले तो केवल जो प्रोडक्शन होता है, अभी देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो 2023-24 के आप जब डेटा देखेंगे या फिर न्यूज़ आप पढ़े होंगे तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है, जैसे कि आपको हम बता दें, ये सिंगापुर है ना,
सिंगापुर। ये जो है इंडिया के बहुत सारे मसाले पे बैन लगा दिया हुआ था कि इसमें क्या है कि बहुत सारे मिक्सअप चीज़ें प्रोवाइड होती हैं जिससे कि कहीं न कहीं अ, लाइक बहुत सारे डिजीज़ हो सकती हैं या फिर जो भी ऑर्गन्स है कहीं न कहीं उस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है जब आप खाएँगे तो। कहने का मतलब जैसे कि आप देखते हैं ये क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर जो होता है लाइक बोले तो गोल मिर्च, ठीक है? तो गोल मिर्च जो होता है ब्लैक पेपर तो इसमें पपीता का बीज मिला दिया जाता है, समझ रहे हैं? जैसे आप और भी सारा एग्ज़ाम्पल है, जैसे दालचीनी सिनामन जिसे बोलते हैं, तो सिनामन में आप देखते हैं लकड़ी का छाल वगैरह और मिला मतलब फर्जीवाड़ा जिससे यूँ एक लाइन में बोल लो फर्जीवाड़ा होता है, ठीक है? यानी कि डुप्लीकेट्स चीज़ें मिलाने पैसा के चक्कर में। तो ये और भी सारे कंट्री नहीं करते हैं। तो हम लोग एग्रीकल्चर के मामले में अगर देखा जाए हम लोग नंबर 1 और 2 नंबर निर्यात में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुधार करना होगा। अभी के डेट में चाइना नंबर 1 है ना? इसके अलावा हम लोग देखें इज़राइल वगैरह को देखें या फिर अमेरिका वगैरह तो ये सब टेक्निकली एग्रीकल्चर में काफ़ी यूज़ करता है। उस चीज़ों को हमें हमारे इंडिया में बहुत कमी है। हम लोग क्या करते हैं मशीनीकृत जो होता है यानी कि मशीन वगैरह के द्वारा बहुत सारे मॉडिफ़ाई नहीं करते हैं, बहुत सारे चेक नहीं करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन को बहुत सारी चीज़ें हैं जो कमियाँ हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस है ना, लैक ऑफ नॉलेज आप बहुत चीज़ें बोल सकते हैं। तो ये सारे यदि अगर होगा तो हमारा भी देश जो है निर्यात के मामलों में कम से कम फर्स्ट नहीं तो सेकंड थर्ड तो आ ही सकते हैं समझ रहे हैं जो अभी 9वें नंबर पे हैं हम लोग तो ये सारे चीज़ की कमी है ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कह रहा है कृषि निर्यात एमडीएच मसाला का आपके पता है कि उस पे एफआईआर वगैरह सब किया गया एमडीएच मसाला कंपनी जो है बहुत फेमस है बहुत पुरानी कंपनी है ना एवरेस्ट वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे एफआईआर वगैरह दर्ज हुई कि बाहर में जो फ़ॉरेन कंट्रियाँ हैं, जैसे लाइक बोले तो सिंगापुर वगैरह में वहाँ बैन किया गया। इंडिया के मसाले एमडीएच मसाले में बहुत सारी चीज़ें मिलावटें दर्ज की गई है ना? तो बहुत सारे आप लोग केसेस देखते आते रहता है, तो कुछ ना कुछ सुधार करने की हमें मतलब ज़रूरत है, ठीक है? देखो निर्यात के लिए व्यापार और संरचना योजना सीमावर्ती क्षेत्रों में हाटों की स्थापना भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना, कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार करना, व्यापार संवर्धन केंद्रों की स्थापना करना, जैसी परियोजना के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायक प्रदान करना है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट स्कीम काम करती है, ठीक है? बाज़ार पहुँच कैसे होगा यानी कि जो भी लाइक बोले तो जैसे कि रूरल एरियाज़ होती है ना, तो वहाँ से हमारे बाज़ार पहुँच बहुत सारे किसान होते हैं जो बाज़ार तक पहुँच नहीं है उन लोगों का, अवेयरनेस नहीं है कि ऐप के माध्यम से कैसे जानकारियाँ फैलाएँ या फिर ऐप को बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब जो हमारे किसान हैं, फार्मर्स हैं, जिनको एंड्रॉयड मोबाइल को चलाने नहीं आता है, तो बहुत सारे मतलब लैक है ये अवेयरनेस के मामले में, है ना? तो बाज़ार पहुँच कह रहा है कि ये योजना जो है एक वाणिज्यिक मंत्रालय की एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है। इसपे फोकस कंट्री दृष्टिकोण के तहत तैयार किया गया था ताकि बाज़ार अध्ययन और सर्वेक्षण के माध्यम से विशिष्ट बाज़ारों का उत्पादन को विकास किया जा सके। परिवहन विपणन सहायता योजना इसके तहत केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन विपणन की सहायता प्रदान करना ताकि परिवहन और उच्च लागत के कारण निर्यात नुकसान को कम किया जा सके, ठीक है? कृषि पर संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के बारे में बातें करें तो कृषि और खाद्य और संस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण इसकी स्थापना 1985 के द्वारा हुआ था 1985 में हुआ था ये विदेशों में भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है साथ ही विदेशों में भारतीय उत्पादन को जीआई पंजीकरण यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन को प्राप्त करने में इसके पंजीकरण प्राप्त करने में ट्रेडमार्क प्रमाणन के लिए आवेदन करने में भी हेल्पफुल करता है राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड की बात करें तो इसका सचिवालय के रूप में कार्य करता है राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए प्रमाणन देने वाली संस्था प्रत्यान मान्यता राष्ट्रीय प्रदान करता है ठीक है नेक्स्ट है
सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कॉपरेशन स्कीम। ये क्यों न्यूज में है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार यानी कि ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए बात हो रही है। जो भी अनाज होती है उसके भंडारण करने के लिए कहा जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, जो 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स के लिए शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्र के विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की हम लोग बातें करें तो ये मंत्रालय पूछेगा तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय हो जाएगा। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछेगा तो ये पैक्स के स्तर पर केंद्रीकृत भंडारण सुविधा स्थापित करना है और इसके कृषि अवसंरचना जैसे कि गोदाम हो गया है ना, स्टॉक हायरिंग करना, सेंटर्स हो गया, प्रसंस्करण यूनिट हो गया, इसकी स्थापना करना है जिससे कि अनाज का भंडारण हो सके, लॉन्ग लास्ट तक चल सके, अनाज वगैरह खराब नहीं हो, ठीक है। पैक्स को होने वाले लाभ इससे क्या हो सकते हैं? तो जो पैक्स होते हैं उनके गोदाम भंडारण सुविधा के निर्माण और कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए सब्सिडी ब्याज छूट का लाभ मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जन या फिर एकीकरण, इन्फोग्राफिक वगैरह से रिलेटेड हम लोग देखें इसकी इन्फोग्राफिक वगैरह। तो अनाज जो है यानी कि ग्रेन से स्टोरेज की क्षमता क्या है, इसके बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या पहल लाई है। पहल का मतलब होता है इनिशिएटिव मतलब लाइक बोले गवर्नमेंट का क्या क्या स्कीम लाया गया है ना। तो भंडार विकास और विनियमन अधिनियम 2007 के तहत वेयर हाउस लाया गया था, यानी कि विकास विनियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव काम करती है, एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस फूड एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती है, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड काम करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी काम करता है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत ये सारा काम होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन यानी कि एकीकरण के लिए निम्नलिखित योजना की पहचान की गई है। कौन कौन सी योजना है जो पहचान किया गया है? तो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अवसंरचना कोष लाया गया है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना है, फिर एकीकृत बागवानी विकास मिशन है, इसके साथ ही कृषि नियंत्रण पर मिशन भी लाया गया था, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की हम लोग बातें करें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिक योजना भी लाया गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, ठीक है। ये प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसमें दो योजना है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य और प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना और दूसरा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक है। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न का वितरण करना है और न्यूनतम समर्थन मूल्य खाद्यान्नों की खरीद पर इस पे ध्यान केंद्रित करना है। तो ये सारे योजना लाया गया था गवर्नमेंट के तहत, ये सारी योजनाएं इसके तहत काम करती है, ठीक है। गाइज वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप देख लेंगे तो आपको एज इट इज याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास समय भी कम है, आप तो पहले से पढ़ लिए होंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से आप लोग रेडी रखे हैं, बट फिर भी वीडियो जो है 2 से 3 बार 4 बार 5 बार ऑडियो फॉर्म में आप लोग कान में ईयरफोन लगा के एक जगह साइलेंट होकर के बैठ जाइएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ENWRS जो है ये वाड्रा यानी कि WRA द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। वेयर हाउस रसीद एक लिखित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। निजी उद्यमी गारंटी योजना, इसका उद्देश्य निजी भागीदारी के जरिए खाद्य भंडारण क्षमता को बढ़ावा देना है, ठीक है। खाद्यान्नों की हैंडलिंग भंडारण परिवहन राष्ट्रीय नीति 2000 लाया गया था। इसके साथ ही ग्रामीण भंडारण योजना PM किसान संपदा योजना भी लाया गया था। अन्न दर्पण प्रणाली का उद्देश्य FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मौजूदा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली डिपो ऑनलाइन सिस्टम को आधुनिक बनाना है, ठीक है। FCI की हम लोग बातें करें तो FCI जो है इसका स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक क्या है, ये कंस्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं बना है, एक कानून के माध्यम से बना है जिसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, यानी कि वैधानिक संस्था है, ठीक है। अनाज की कमी विशेषकर गेहूं की कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। राज्य जो है 1 अगस्त 2024 से नीलामी में भाग लिए बिना
खुला बाजार बिक्री योजना यानी कि ओपन मार्केट स्कीम को सेल स्कीम को घरेलू के तहत भारतीय खाद्य निगम एफसीआई से चावल की खरीद कर सकता है। ठीक है, 1 अगस्त 2024 से ओएमएसएस घरेलू यानी कि ओपन मार्केट सेलिंग स्कीम जो है ये डोमेस्टिक लेवल पे लाया गया है। स्टेट जो है जो भी नीलामी वगैरह होता है उसमें मूल रूप से यानी कि उभर कर के सामने आए और इसमें भाग ले। ठीक है, इसका अर्थ है कि नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में विशेष खाद्यान्न गेहूं चावल की बिक्री से है। ये बिक्री उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय निर्धारित कीमतों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है यानी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बाजार में कीमत यानी कि सस्ते रेटों पे लाइक बोले तो मुद्रास्फीति महंगाई नहीं बढ़े और अच्छे रेट पे बाजार में कीमतों को नियंत्रित किया जाए, यानी कि ज़्यादा महंगाई भी नहीं बढ़ना है और कियाफती रेटों पे मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट योजना है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन। ठीक है, ये आपको बहुत ही चर्चा में है, तो अपन हम लोग देखते हैं नेशनल मिशन ऑन द एडिबल ऑयल सीड क्या है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 में 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक इस पीरियड के दौरान राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दिया है। भारत में हम लोग देखेंगे भारत में खाद्य तेल कौन कौन से क्षेत्रक है, तो पहला हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन वगैरह। तो भारत में वैश्विक तिलहन उत्पादन का 15 से 20% क्षेत्र प्रोडक्शन होता है। विश्व का कितना होता है, तो 6 से 7% हमारा वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। विश्व का 9 से 10% खाद्य तेल का उत्पादन होता है। वैश्विक स्थिति की बात करें, वैश्विक जब भी आए मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है। ठीक है, तो वैश्विक खाद्यान्न वनस्पति तेल क्षेत्रक बाजार के मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, इसके बाद चीन आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर भारत चौथे नंबर पे आता है भारत। ट्रेड की बातें करें हम लोग यानी कि व्यापार से रिलेटेड, तो विश्व में भारत वनस्पति तेलों के सबसे बड़ा आयातक देश है। आयात का मतलब हम सबसे बड़ा आयात है, यानी कि हम बाहर से सामान मंगाते हैं, जैसे चाइना वगैरह से हो गया है ना, ब्राजील से हो गया, अमेरिका से हो गया, और भी सारे कंट्रियां हैं जिससे हम लोग मंगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आयात में नंबर 1 पे आते हैं, यानी कि बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, डिमांड भी उतना ही रहती है ना। हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं है, 15 से 20% होता है। पूरे वर्ल्ड की बातें करें तो मात्र 6 से 7% वनस्पति तेल है ना। 9 से यानी कि 9 से 10% जो है खाद्य तेल हो गया और 6 से 7% वनस्पति तेल है। तो सीधी सी बात है कि भाई हम जब इतना कम है तो हमें प्रोडक्शन के लिए कम है, तो दूसरे देशों पे निर्भरता ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो राज्यों में कह रहे हैं कि अमेरिका का स्थान रहता है। भारत में आयातित वनस्पति तेलों में पाम ऑयल का योगदान 59% है। इसके बाद सोयाबीन का 23% है, सूरजमुखी का 16% है। तो ये तीनों तो आपको याद ही रखना है। नंबर 1 59% पाम ऑयल का होता है। इसमें मिक्सअप होता है हमारे जो भी आप देखते हैं जैसे रिफाइन वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं पाम ऑयल उसमें ज़्यादा एड ऑन रहता है। देखो, एक तरह देखा जाता है कि कुल मिला के हमारी जनसंख्या भी ज़्यादा है, डिमांड भी रहती है। अब सस्ते दामों पे अगर ओरिजिनल शुद्ध चीज़ मिलने लगे, मिलता है ऐसा नहीं कि मार्केट में नहीं मिलता है, लेकिन दिक्कत है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप मार्केट जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि भाई हमें सस्ता प्राइस में अच्छा क्वालिटी मिल जाए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी पता है कि मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है ना, कि कम रेट लगाइएगा और क्वालिटी अच्छा खोजिएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत मतलब 0.5% के समथिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, इसलिए पाम ऑयल वगैरह है, एक तो सस्ता है, मिल जाता है काफ़ी मतलब अच्छे रेट पे मिल जाता है ठीक-ठाक। ठीक है, तो बहुत सारे देखते हैं, कहने का मतलब है बहुत सारे घरों में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बहुत सारे क्या आप देखते हैं पाम ऑयल जो है अक्सर देखा जाता है कि हमारे खाना बनाने की चीज़ों में यूज़ होता है। इसके साथ ही हमारे जो भी क्रीम पाउडर वगैरह बनता है उसमें यूज़ होता है ना? बहुत ज़्यादा जो सौंदर्य प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाम ऑयल की इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप जो है, अगर आपके यहाँ नेचुरल जो है ना घर का, लाइक बोले तो सरसों का मस्टर्ड ऑयल है ना, रैपसीड वगैरह है, तो उसका यूज करें तो बेटर रहेगा। मैं ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के बारे में, तो 2030-31 के लिए इसके लक्ष्य क्या क्या हैं। तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 से 31 तक का लक्ष्य जो है प्राथमिक तिलहन उत्पादन में 2022-23 में 29 मिलियन टन से बढ़ा करके अब ये 69.7 मिलियन टन करना है। इसके लिए प्राइवेट इंटरप्रेन्योरशिप गारंटी स्कीम वगैरह इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, घरेलू खाद्य तेल प्रोडक्शन की हम लोग बातें करें तो ये बढ़ा करके 25.45 मिलियन टन करना है, यानी कि 25.45 मिलियन टन करना है, जो NMEO OP यानी कि लाइक बोले तो पॉम ऑयल को शामिल करते हुए अनुमानित घरेलू मांग का लगभग 72% पूरा करना है। ठीक है, चावल और आलू की खेती वाली भूमि परती भूमि का उपयोग करके इंटरक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देकर के तिलहन की खेती के तहत अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर भूमि को लगाना है। ठीक है, फोकस क्षेत्र हम लोग बातें करें तो रेपसीड हो गया, सरसों हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल, प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन प्रोडक्शन को बढ़ाना है। देखो अब इसका देखते हैं, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम होता है ज़्यादातर। देखेंगे तिलहन वगैरह की खेती जो है सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए दलहन की खेती तिलहन की खेती जो है सबसे ज़्यादा राजस्थान आ जाएगा, है ना, राजस्थान MP वगैरह आ जाएगा। दलहन के मामला में दलहन जो है जिसको मतलब जो हम लोग दाल वगैरह खाते हैं, तो दलहनी के क्षेत्र में ये आपको MP नंबर 1 आ जाएगा, लेकिन तिलहन पूछे तो आपको याद रखना है कि राजस्थान नंबर 1 पे आएगा, है ना। कपास के बीच चावल की भूसी राइस ब्राउन और वनस्पति से प्राप्त तेलों के द्वितीय स्रोतों से तेल प्राप्त की दक्षता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, योजना की विशेषता क्या है, तो सीध ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेबिलिटी, होलिस्टिक इन्वेंट्री के साथ ही पोर्टल के माध्यम से ये समय पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग सीड प्लान लाया गया। ठीक है, ये राज्यों के सहकारी समिति, किसान उत्पादन संगठन और सरकारी और निजी बीज निगम सहित बीज उत्पादन एजेंसी के साथ अग्रिम सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगा। 600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का विकास करना, इन क्लस्टरों को यानी कि क्लस्टरों को किसानों की उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अच्छी किसी पद्धति का प्रशिक्षण करना और मौसम कीट हमले के संबंधित सलाहकारी सेवा प्राप्त करना। ठीक है, भारत और खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में चुनौतियां क्या क्या है, यानी कि चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, यानी कि खाद्य तेल मामले में भारत को कौन कौन से आत्मनिर्भरता नहीं होने दे रहा है, चुनौती इसमें क्या क्या आ सकती है। तो कह रहे हैं कि प्रति हेक्टेयर कम उपज होना। ठीक है, उपज में अंतर का मुख्य कारण है देशों में अनुवांशिक रूप से संशोधित करना, शाकनाशी सहिष्णुता फसल किस्मों का उपयोग किया जाना, भारत में इसकी अनुमति नहीं है, जबकि ये होता है। खेती से जुड़ी चुनौतियां होती हैं, जैसे तिलहनी फसलें की 67% खेती वर्षा पर निर्भर होता है। इसी वजह से फसल पर जैविक और अजैविक संकटों का खतरा बना रहता है। जब सीधी सी बात है, जब हमारे यहाँ उतना अच्छे से बारिश नहीं होगा खेती के लिए, तो तिलहनी जो होता है ये ज़्यादातर बारिश में ज़्यादातर इसके पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। ठीक है, और पानी जब नहीं होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि सीधी सी बात है कि यानी कि उत्पादन प्रोडक्शन अच्छा लेवल पे नहीं होगा, है ना। तिलहनी फसलों का कुछ ही राज्यों में केंद्रित होता है, जैसे तिलहनी फसलों का उत्पादन राज्यों में केंद्रित है, जैसे संतुलित अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बेहतर नीतियों को लागू करना जरूरी है, जैसे कि गुजरात यानी तिलहनी खेती में नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सामूहिक रूप से देश में मूंगफली की बात हो रहा है, बोले तो तिलहनी फसल की बात हो रहा है, तो ये सब एरिया में ज़्यादा होता है। लेकिन इनमें से अगर पूछा जाए कि नंबर 1 वर्तमान 2024 की डेटा के अकॉर्डिंग कौन है, तो राजस्थान आएगा। तो मूंगफली वगैरह उत्पादन 83.4% योगदान है। तो ऐसे भी अगर हम लोग मूंगफली के उत्पादन में देखें तो नंबर 1 आपका गुजरात आ जाएगा, फिर इसके बाद महाराष्ट्र आएगा, फिर राजस्थान, तमिलनाडु ऐसे करके आएगा। तो कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सामूहिक रूप से कुल मूंगफली उत्पादन का 83.4% योगदान देता है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम, यानी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से इसके लिए कदम उठाया है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लाया, जिसके तहत तिलहन ऑयल और पाम ऑयल इसे 2018-19 में शुरू किया गया था, और ये बीज घटकों के द्वारा ब्रीडिंग प्रोडक्शन वितरण, ठीक है, यानी कि इनपुट मशीनरी, रसायन, उर्वरक, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण
केंद्रित करना, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, पाम ऑयल वगैरह। तो 2021-22 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2025-26 तक पाम ऑयल कृषि क्षेत्रों में 3.70 लाख हेक्टेयर, 70 इसको नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि 3.70 ही पढ़ना होता है, 0 पॉइंट जहाँ लग जाए तो फिर आप 70-80 ऐसे नहीं कर सकते हैं, बट कभी कभी हो जाता है, हम लोग की पुरानी आदतें हैं, सॉरी फॉर दैट इसके लिए। तो 3.70 लाख हेक्टेयर बढ़ा करके 1 पॉइंट यानी कि 10 लगभग 10 लाख हेक्टेयर तक करना है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों अंडमान निकोबार द्वीप समूह खाद्य तेल की खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। किस योजना के तहत? तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, पाम ऑयल मिशन के तहत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान लाया गया था, जिसके तहत तिलहन की खेती करने वाले किसान जो होते थे उनके मूल्य समर्थन योजना को बढ़ावा देना, फसल में भाव में अंतर देखना, भुगतान योजना के माध्यम एमएसपी प्रदान करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को प्रदान करना। पीली क्रांति लाया गया था 1986 से 1987 में, ये स्कीम है। भारत में खाद्य तेलों की विशेषकर सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य शुरू किया गया था कि कृषि विकास कार्यक्रम में बढ़ावा मिले, ठीक है। मिलेट्स की हम लोग बातें करें, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, ठीक है। मिलेट्स मतलब होता है मोटा अनाज, जैसे कि आप देखते हैं मक्का हो गया ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्न, जैसे जो हम लोग पॉपकॉर्न वगैरह खाते हैं ना, तो कॉर्न वगैरह हो गया है ना, तो ये सारे जो भी मक्का वगैरह से रिलेटेड हो गया, जौ बाजरा, ये सारा है ना, तो मिलेट्स बोलते हैं इसको। आरबीआई एक रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि भारत में एशिया मिलेट्स उत्पादन में लगभग 80% वैश्विक मिलेट उत्पादन में और 20% योगदान करता है। यानी कि फिर से हम लोग देखें, एशिया मिलेट्स उत्पादन में लगभग, यानी पूरे एशिया की बात करें तो ये जो है भारत जो है एशिया में मिलेट्स उत्पादन में 80% और वैश्विक मिलेट में यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम लोग बातें करें तो 20%। फिर से आप समझ लो एक बार, एशिया में यानी कि हम लोग एशिया में आते हैं, पूरे एशिया में हम लोग 80% का योगदान करते हैं, लेकिन वही पूरे वर्ल्ड लेवल पे बातें करें यानी कि पूरे वर्ल्ड वैश्विक लेवल पे, तो वहाँ हमारा योगदान 20% है, ठीक है। क्योंकि और भी तो सीधी सी बात है भाई कि और भी तो कंट्रियाँ होंगी, है ना, योगदान करता है, लेकिन इसका उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है, यानी कि ज्यों का त्यों बना रहा है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिलेट श्रेणी, यानी कि अन्न से रिलेटेड और क्या क्या है, तो मिलेट्स के बारे में, मिलेट एक खरीफ फसल होती है, ये पीएसी यानी कि पीएसी फैमिली घास की परिवार से होती है, छोटे अनाज के दाने होते हैं। भारत में मिलेट की उत्पादन 2022 में ज्वार को छोड़कर के अन्य मिलेट की उत्पादन चीन, इथोपिया और रूस से कम रही है, यानी कि 2022 में नंबर 1 चीन रहा है, फिर इसके बाद इथोपिया, फिर रूस रहा है। निर्यात की बात करें, यानी कि निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, भारत दुनिया में मिलेट के शीर्ष 5 निर्यात में से एक है, यानी कि 5 ऐसे निर्यातक कंट्री है जिसमें हम भी आते हैं, यानी कि हम भी मतलब भारत। वर्गीकरण, प्रमुख मिलेट की बात करें तो ज्वार, बाजरा, लघु मिलेट, कंगनी, कोदो, ये सारे आते हैं। प्रोडक्शन भारत में बात करें तो मिलेट का सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो है नाइजर, यानी कि भारत के बाद जो है प्रोडक्शन में इसके बाद नाइजर और चीन का आता है, ठीक है। मिलेट्स के अग्रणी उत्पादन राज्य की बात करें तो नंबर 1 पे राजस्थान आता है, दूसरा कर्नाटक आता है, तीसरा महाराष्ट्र आता है, चौथा उत्तर प्रदेश आता है, 5वां हरियाणा आता है। तो ये सब अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिलेट की उत्पादन। मिलेट्स के उत्पादन में उत्पादन स्थिर रहने के लिए जिम्मेदार कारण क्या है, यानी कि इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं जो स्थिर रहा, ठीक है। तो कह रहा है कि यानी कि स्थिर मतलब कांस्टेंट रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि श्रम की कमी और उर्वरक के कम उपयोग के कारण उपज में अंतर, यानी कि यील्ड गैप हुआ है। यील्ड मतलब लाइक बोले तो उपज में काफी गैप हो जाना, ठीक है। यील्ड गैप से ये मतलब है कि उत्पादन की क्षमता वास्तविक उत्पादन में अंतर है। उपभोक्ता खान पान संबंधी पसंद में बदलाव आया है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत चावल, गेहूं जैसे खाद्यान्नों की खरीद से भी मिलेट्स का भी
उपभोग प्रभावित हुआ है, यानी कि लोग सबसे ज़्यादा चावल फेवर करते हैं, फिर गेहूँ करते हैं, यानी कि जैसे रोटी, चावल इन सब चीज़ों पे ज़्यादा यानी कि फेवर करते हैं खाने में। और मिलेट्स को उतना लोग ध्यान नहीं देते, कुछ ही लोग हैं जो अपने डाइट्स में मिलेट ऐड करते हैं, तो इस ये भी एक कारण हो सकता है। मिलेट की शेल्फ लाइफ अपेक्षाकृत कम है, यानी कि ये फसलें जल्दी खराब होने लगती हैं, ठीक है, इसलिए किसान भी जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। मिलेट के लाभ क्या-क्या हो सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या-क्या हो सकते हैं, तो ये हेल्थ के लिए आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिज को बेहतर स्रोत होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स मधुमेह रोग रोकने के लिए यह अच्छा काम आता है। ग्लूटेन मुक्त होते हैं इसके गुण के कारण, इसलिए रोग के मरीजों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये फसल जो है एनीमिया, हृदय से लड़ने, कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने में मदद करता है। आर्थिक सुरक्षा में भी बेनिफिट है। ये फसलों के लिए आय की अस्थायी स्रोत है। उत्पादन के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो तभी जाके होगा मिलेट्स वगैरह, ठीक है। नहीं, जैसे मक्का आप देखते हैं कहीं पे भी उगा दो उग जाता है, ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा बारिश हो, कहीं पे भी उग जाता है। पर्यावरण की हम लोग बातें करें तो पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड देखें तो ये फसल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करता है। फसल को आर्थिक सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सूखा सहिष्णु और संधारणीय फसलें हैं। इन फसलों के विकास के लिए कम उर्वरक, कम कीटनाशक की आवश्यकता पड़ती है। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहल यानी कि कौन-कौन से भारत सरकार की इनिशिएटिव है। 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत भारत में मिलेट्स के उत्पादन के उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य भी रखा गया था। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के योजनाओं में सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट्स परोसना अनिवार्य किया गया था, यानी आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं जहाँ बच्चे को खाना वगैरह मिलता है ना, उसमें सप्ताह में मिलेट्स एक सप्ताह में उन लोग की थाली में परोसना अनिवार्य किया गया था। मिलेट आधारित उत्पादों की खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना लागू किया गया था। मिलेट के गहन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा पहल, इसका उद्देश्य क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए एकीकृत तरीके से मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना और मिलेट फसल की कटाई के बाद प्रौद्योगिकी को अपनाना, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो इनिशिएटिव फॉर द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू द इंसेंटिव मिलेट्स प्रमोशन, ठीक है। गाइस आप जैसे जो गुजरात के होंगे उन लोग को पता होगा, राजस्थान गुजरात के, क्योंकि जब भी हम गुजरात बहुत जाते आते रहते हैं तो जब भी हम अहमदाबाद जाते हैं तो देखते हैं यार वहाँ पे ना रोड साइड में आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा लाइक हमारे यहाँ मक्का, हमारे यूपी बिहार में पता है कैसे खाते हैं, आग में मक्का को लाइक हम लोग भुट्टा बोलते हैं। जो बिहारी होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे। तो भुट्टा को क्या करते हैं वो लोग आग में डाल के यानी 10 रुपए पीस बेचते हैं पर पीस में, उसमें नींबू मिर्चा दे के। वहाँ पे मैंने एक चीज़ खाया था, आज तक हमारे मतलब बिहार में, यूपी में मैंने कभी नहीं खाया ये सब। तो जब मैं अहमदाबाद गई तो मैंने देखी कि भाई कहता है कि लाइक बोले तो एक उबला हुआ बॉयल चाहिए। बोले ये क्या होता है? तो देखे कि उसको बॉयल करके, है ना, जैसे हम लोग उसको ऐसे पका हुआ खाते हैं ना, भुना हुआ, है ना, और एक देखे कि उसमें बॉयल करके उसमें बहुत अच्छा नींबू उम्बू डाल करके, मिर्ची उर्ची डाल करके, है ना, उसके नमक वमक डाल करके ऐसे मज़ा आता है यार खाने में। मैंने पहली बार खाई तो मेरे को लगा यार वाक़ई में अच्छा लग रहा है। पहले खाए तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा, फिर धीरे-धीरे बहुत सारा, अब इतना सारा खरीद लिए थे। आप लोगों को पता है हम लोग बिहारी होते कैसे हैं कोई सामान जल्दी फेंकना पसंद नहीं करते कि पैसा लगा है तो फिर क्या है ना, मैंने लाइक उसे खा ली एंड तो फिर मेरे को बाद में अच्छा लगा कि यार ये बेनिफिट भी है, मिलेट्स खाना भी चाहिए। देन जब हम अपना बिहार में आए ना और मार्केट्स में जब भी हम जाते हैं ना खरीद के लाते हैं, वैसा ही गुजराती लोग जैसे खाते हैं वहाँ पे वैसे बना के मैं भी खाने का कोशिश करती हूँ। यार अच्छा लगता है और घूमना चाहिए। और मुझे लगता है कि मिलेट्स जो है वो तो आपके बहुत सारे फाइबर रिच होता है ना, प्रोटीन रिच होता है, तो उसे खाना भी चाहिए। और बेटर होता है बालों के लिए, हेल्थ के लिए, सब कुछ के लिए, प्लस टेस्टी भी होता है। बट दिक्कत है ना कि हम लोग ये स्टूडेंट हैं यार, प्लस काम भी होता है, वर्क भी होता है, वर्कलोड इतना, काम करो ऑफिस का, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं तो टाइम नहीं मिलता है। बट आप लोग को मिले तो ज़रूर खाया करो यार, ये लाइफ दोबारा नहीं आने वाली मस्ती से खाओ यार। अभी भी भुट्टा का नाम सुन के ना मेरे मुंह में पानी आ गया, लग रहा है काश मिल जाता देखो
नेक्स्ट योजना हम लोग देखेंगे स्पाइस्ड स्कीम। ठीक है, स्पाइस्ड योजना क्या है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील अभिनव सहयोगात्मक हस्तक्षेपों के माध्यम से मसाला क्षेत्रों में संधारणीयता स्पाइस योजना को मंजूरी प्रदान किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इलायची की खेती के क्षेत्र का विस्तार करना, छोटी और बड़ी इलायची की उत्पादन बढ़ाना, निर्यात संवर्धन करना, क्षमता निर्माण करना, हितधारक का कौशल विकास करना। ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारे हमने ऑलरेडी, जब शॉर्ट वीडियो आप देखोगे सारे में क्वेश्चन हम एक एक स्टेट वाइज सारा का क्वेश्चन सेट करके सारा हमने कंप्लीट करा दिया, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। इस योजना के प्रमुख घटक निम्नलिखित है, जैसे इलायची की खेती के उत्पादन में सुधार करना, फसल कटाई के बाद गुणवत्ता उन्नयन करना, बाजार विस्तार के प्रयास करना, व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना, नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना। ठीक है, अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना, हितधारकों के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना, योजना के कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग के शेष अवधि 2023 से 24 में 2025-26 तक के लिए किया जाएगा। ठीक है, इलायची के बारे में हम लोग बातें करें तो इलायची जो है एक व्यावसायिक खेती है, व्यावसायिक खेती होती है जिसे ड्राई फ्रूट्स कैप्सूल के लिए की जाती है। ठीक है, छोटी इलायची की बात करें तो स्थानिक के दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में सदाबहार वनों की स्थानिक प्रजाति है। छोटी इलायची के प्रमुख उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है, इसके बाद कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है। ठीक है, छोटी इलायची के लिए इसमें छायादार क्षेत्र होनी चाहिए, अम्लीय वन, दोमट मृदा होनी चाहिए, ऊंचाई 600 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। पर्याप्त जल की बात करें तो जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी इलायची की बात करें हम लोग तो सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में नेपाल, भूटान के हिमालयी क्षेत्रों में होता है। बड़ी इलायची के लिए अनुकूल दशा क्या होनी चाहिए खेती के लिए? तो 200 दिनों में 3000 से 3500 मिलीमीटर औसत वार्षिक इसमें नेसेसरी है। तापमान 6 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। भारत का मसाला उद्योग की बात करें तो विश्व में मसालों का सबसे बड़ा प्रोडक्शन उपभोक्ता का निर्यातक देश है भारत। ठीक है, यानी कि हम लोग जो भी मसाला होता है, ठीक है, स्पाइस वगैरह जो होता है, स्पाइस्ड वगैरह को यानी कि सबसे ज्यादा भारत निर्यात करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे अंग्रेजों ने आया तो वो भी मसाला का, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो भी मसालों का काफी ज्यादा, यानी कि 560 गुना, आप हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो 560 गुना, यानी कि कोई भी मसाला जब यहाँ भारत से ले जाता था तो 560 गुना वो लोग को प्रॉफिट होता था। अब समझ लो 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना नहीं, 560 गुना प्रॉफिट होता था। ये आप जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो सब मिलेगा आपको। तो कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी इन द स्पाइस सेक्टर थ्रू द प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड द कोलेबरेटिव इन्वेंशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। 2022-23 में इसके दौरान 3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात किया गया है। कितने का हुआ है 2022-23 में? 3.73 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन। 1 बिलियन बराबर, यानी कि 1 बिलियन बराबर 1 CR। ठीक है, यानी कि 10 मिलियन बराबर, यानी कि 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 10 दहाई 100 हो जाएगा। ये आप सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं 3.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मसालों का निर्यात हुआ है। चीन, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश को मसाले का निर्यात किया जाता है। तो हम लोग किसको किसको करते हैं? तो नंबर 1 चीन हो गया, सेकेंड हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, नेक्स्ट बांग्लादेश हो गया। इस और भी सारे कंट्री को हम लोग करते हैं, बट ये नंबर 3 जो है ये काफ़ी लाइक बोले तो नंबर 1 लिस्ट में रखा जाता है कि इन चीज़ों को प्रायोरिटी बेस पे आप कह सकते हैं, नॉट नंबर 1, प्रायोरिटी बेस पे इन लोगों को हम लोग मसाला निर्यात करते हैं। सबसे बड़े मसाला उत्पादक राज्य की बात करें तो वो मध्य प्रदेश है, इसके बाद राजस्थान आता है, फिर गुजरात आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, कर्नाटक आता है। ठीक है, भारतीय मसाला बोर्ड की हम लोग बातें करें तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की, इसकी मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 1987 में इसकी स्थापना हुआ था। वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसकी भूमिका की बात करें तो एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, यानी कि स्वायत्त निकाय उसको बोलते हैं जो खुद से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ये दूसरे पे जरूरी नहीं कि इम्पोज इस पे किया जाए। ठीक है, 22 अनुसूची मसाले के निर्यात को बढ़ावा देने और इलायची छोटी बड़ी वे विकास के लिए जिम्मेदार हैं। कोडेक्स एलिमेंट्रियस समिति की बात करें तो कोडेक्स कमिटी और स्पाइस एंड द
क्लिनरी हब समिति का मेजबान अध्यक्ष देश है। भारत मसाला बोर्ड इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अब हम लोग देखेंगे पल्सेज यानी कि दलहन से रिलेटेड, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दाल का आयात 2023 की तुलना में 84% बढ़कर के 6 साल में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात किया था। यानी आयात मतलब हम दूसरे देशों से अपने देश में दाल मंगाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन होता है लेकिन कंज्यूम भी तो कम नहीं होता है। आप हर घर में देखते हैं एक मिडिल से मिडिल फैमिली होगा, वो भी चावल दाल सब्जी, चावल दाल सब्जी, है ना। तो कहने का मतलब है कि दाल जो है एक प्रोटीन का स्रोत है, प्लस सस्ते में हो जाता है ना। तो इसलिए दाल का लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपने भारत में। और दूसरा बात बोले कि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम हो जाता है, इसलिए हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, ठीक है। भारत में दलहन की स्थिति की हम लोग बातें करें, भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन है। कह तो रहे कि हम लोग प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं लेकिन हमारे यहाँ कंज्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है। उपभोक्ता और आयातक भी है, यानी कि जितना हम कंज्यूम करते हैं, लाइक जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उतना कंज्यूम भी करते हैं, फिर आयात भी करते हैं, फिर बाहर से मंगाते भी हैं। मुख्य दलहन की बात करें तो चना हो गया, जिसे ग्राम कहते हैं इंग्लिश में। फिर अरहर यानी कि तूर दाल भी हो गया, तूर इसको कहते हैं। मूंग दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, जिसको ब्लैक ग्राम वगैरह कहते हैं। मसूर हो गया, मटर वगैरह हो गया। विभिन्न प्रकार के फलियां, छोटे दालें वगैरह आती है। भारत के मुख्य आयातकर्ता देश, आयात मतलब हम दाल कहाँ कहाँ से मंगाते हैं, तो भारत मंगाता है, ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है, कनाडा से मंगाता है, रूस से मंगाता है, तुर्की से मंगाता है, तंजानिया से मंगाता है, सूडान से मंगाता है, मोजाम्बिक से मंगाता है, मोजाम्बिक से, मलावी से मंगाता है, म्यांमार से मंगाता है। तो ये जो भी हमने नाम लिया है, इन सारी जगहों से हम लोग दाल का आयात करते हैं, ठीक है। अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करें, यानी कि अग्रणी लाइक बहुत ही ज़्यादा दाल प्रोडक्शन के मामले में, तो मैंने फर्स्ट टाइम बताया भी कि दलहनी के मामले में, तिलहनी में आपको राजस्थान आ जाएगा, दलहनी में मध्य प्रदेश आ जाता है। तो नंबर 1 मध्य प्रदेश है, सेकेंड राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक है, ठीक है। तो नंबर 1 MP आएगा, फिर राजस्थान सेकेंड, और थर्ड आएगा महाराष्ट्र, फोर्थ में उत्तर प्रदेश, फिफ्थ नंबर पे कर्नाटक आता है, ठीक है। उत्पादन की बात करें, यानी कि प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन में तो कुल दलहन उत्पादन में चने का योगदान लगभग 40% है। इसके बाद अरहर का, तूर का है 15 से 20% का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा चने का दाल है जो 40%। अक्सर आप देखते हैं चना जो है नोट अगर दाल के वे में नहीं भी खाएं तो देखते हैं आप लोग, कहा जाता है चना जो है गरीबों का बादाम है। यानी कि जो लोग जो काबुली बादाम वगैरह नहीं खा पाते हैं, लाइक वो महंगी मिलती है, 1200, 1300, 1400, 1600 रुपए केजी मिलती है, तो आप देखते हैं कि अक्सर घरों में आपको चना मीठा मिल जाएगा, चना गुड़ खा लो। तो चना कहा भी जाता है कि चना जो है ये गरीबों की बादाम है ना। तो सबसे ज्यादा याद रखना है चना है 40%, इसके बाद अरहर, तूर दाल आता है 15 से 20%। निर्यात की बात करें तो हम लोग किस किस को निर्यात भी करते हैं, तो हम लोग बांग्लादेश को बेचते हैं, चीन को देते हैं, संयुक्त अरब अमीरात को देते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका को देते हैं, नेपाल को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके सिग्निफिकेंस की हम लोग बात करें तो दाल का सिग्निफिकेंस क्या है, इसके मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्या है। तो ये दाल के वजन की दृष्टि से 20 से 25% इसमें प्रोटीन होता है। 100 ग्राम में 20 से 25% क्या होगा, प्रोटीन हो जाता है। ये दाल घुलनशील आहारीय फाइबर से भरपूर होता है। दलहन की खेती के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें वाटर कंज्यूमिंग बहुत कम होता है इसके प्रोडक्ट्स खेती में, ठीक है। भारत में 80% से अधिक दलहन वर्षा संचित क्षेत्र में उगाया जाता है। संधारणीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण दलहन की फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण गुण के लिए जानी जाती है, ठीक है। ये गुण मृदा की उर्वरता में सुधार करता है और ये फसलें सिंथेटिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। आप अक्सर आप सुने होंगे कि भाई एक ही जगह कोई अगर खेती दाल जो मक्का या फिर क्या बोलते हैं इसको, गेहूं चावल हर साल उगा रहे, गेहूं धान, तो वहाँ पे कभी कभी आप दाल लगाया करो, जिससे मृदा वहाँ की उर्वरता जो है उसमें सुधार आएगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है उसमें काफ़ी इन्रिचमेंट बढ़ेगा, है ना, मिट्टी उर्वरता काफी बढ़ जाएगी। या अक्सर आप सुनते हैं ये इसीलिए कहा जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना। भारत सरकार ने कौन कौन सी योजना लाई थी, तो राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा मिशन के तहत दलहन कृषि क्षेत्र विस्तार, उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से दालों का उत्पादन बढ़ाना, उस पर जोर देना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान,
ये एक मूल समर्थन योजना के तहत पंजीकृत किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तिलहन और दलहन की खरीद की जाती है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम की हम लोग बातें करें तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत एक उपज है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हरित कृषि में सर्वाधिक लाभ उठाना। जैसे कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये लोग काफी लाभ उठाते हैं। अधिक जल की खपत वाली धान की फसल की जगह दलहन की फसल उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाता है कि यदि अगर आपका धान जो है बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो आप उस जगह पे ये सब चीजों की खेती कीजिए। ठीक है, तो आप सभी दलहन वगैरह की खेती कीजिए जो जिसमें ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जूट। ठीक है, तो जूट क्यों चर्चा में है, तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जूट प्रोडक्शन में 20% की गिरावट आई है, इसलिए चर्चा में है। जूट एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा होता है, यानी नेचुरल रेशा होता है। ये भारत उपमहाद्वीप और पूर्वी भाग में उगाया जाता है। भारत में ये पश्चिम बंगाल में, इसके अलावा बिहार में, फिर असम, उड़ीसा, त्रिपुरा राज्यों में उगाया जाता है। ये सारे हमने एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन सेट होता है ना, एज अ पीक कलेक्ट करके, लाइक उसका फोटो के साथ क्वेश्चन 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन के साथ हमने सारा क्वेश्चन करा दिया हुआ है। ये शॉर्ट वीडियो में जब आप देखेंगे, कहीं ना कहीं मैं जो भी शॉर्ट वीडियो डालती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया रहता है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में, स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर्स में, और नहीं तो जो स्टैटिक बुक होते हैं डायरेक्ट हम उनसे डेटा के अकॉर्डिंग, वर्तमान डेटा के अकॉर्डिंग देख करके क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरा चैनल नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जूट की खेती के लिए जलवायु संबंधी आवश्यकता क्या क्या है, तो इसके टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो 15 से लेके 34 डिग्री सेल्सियस की जरूरत होती है जूट की खेती के लिए। गर्म आर्द्र जलवायु जूट की खेती के लिए सबसे उपयुक्त इसके जलवायु होनी चाहिए। वर्षा की बात करें हम लोग, पानी मतलब रेन की, तो फसल वृद्धि अवधि के दौरान 2500 मिलीमीटर की अच्छी तरह से वर्षा वितरण की आवश्यकता होती है। इसमें आर्द्रता की बात करें, आर्द्रता मतलब ह्यूमस की बात करें, तो 65% औसत सापेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है। मृदा यानी सॉइल की बात करें तो दोमट जलोढ़ मृदा सबसे उपयुक्त होती है, जबकि लेटराइट और कंकरीली मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है, लेटराइट नहीं होती है और कंक्रीट नहीं होती है। ठीक है, जूट के उद्योग के बारे में हम लोग बातें करें तो भारत विश्व में जूट से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करने वाला अग्रणी देश है। जूट से निर्मित वस्तुओं के अनुमानित वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी 70% है। ठीक है, इसके बाद चीन वगैरह का स्थान आता है ना, या बांग्लादेश का। कह रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्रों में उद्योग में से एक है भारत का लगभग 73% जूट उद्योग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में है। उत्पादन में लगभग 90% हिस्सा स्थानीय स्तर पर उपयोग किया जाता है। जूट उद्योग के लिए शुरू की गई गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, तो राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के अनुसार राष्ट्रीय जूट बोर्ड का गठन किया गया था। जूट की खेती और जूट उत्पादन के विनिर्माण विपणन के विकासों के लिए अधिकृत किया गया था। राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम या जूट उद्योगों के विकास के लिए एक व्यापक योजना है। जूट उत्पादन के लिए प्रोडक्शन के संबंध में प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना को भी शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना होती है और उस समय एक मूल्य समर्थन एजेंसी और जूट मार्क लोगो यानी कि इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन और एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज जूट योजना को लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जूट की खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देना, सूक्ष्म जीव को उपयोग करके रेटिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, जूट पैकेजिंग सामग्री पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य अधिनियम की बात करें 1987 में जूट पैकेजिंग सामग्री का अनिवार्य का उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण की बात करें तो ये जो है यानी कि नाबार्ड इंडिया ऑल इंडिया, नाबार्ड जो है ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे की बात करें तो नाबार्ड ने दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया है रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा बताना आप लोग नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। कब, 12 जुलाई को। ठीक है, तो एक फैक्ट ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट कह रहा है कि NFAIS जो है, NFAIS का मतलब ये जो है NAFIS है ना,
नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, हालांकि नाबार्ड का भी अपने आप में फुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे इसको भी इंक्लूड किया जाता है। लाइक ये होना चाहिए ना कि नेशनल ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे, लेकिन यहाँ ऑलरेडी नाबार्ड को एन से मिलाया गया है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। कह रहा है कि 2016-17 में राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के रूप में शुरू किया गया था। ग्रामीण आबादी की आजीविका की स्थिति और वित्तीय समावेशन जैसे कि ऋण हो गया, बीमा हो गया, पेंशन हो गया, इसके स्तर के संदर्भ में अवलोकन प्रदान करना। NAFIS के माध्यम से हम लोग बातें करें तो ये क्षेत्र स्तरीय डेटा के आधार पर यानी कि NAFINDEX यानी कि ये जो है नैफिनडेक्स की बातें करें तो वित्तीय समावेशन की माप करती है। कौन करता है? नैफ इंडेक्स करता है। ठीक है, आप NAFI इंडेक्स भी बोल सकते हैं या ऐसे अगर पढ़े तो नैफ इंडेक्स भी कह सकते हैं। साथ ही ये 2016-17 से लेकर के अब तक, ठीक है, यानी कि 2016-17 से लेकर के अब तक ग्रामीण विकास के आर्थिक वित्तीय संकेतकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, कृषि और यानी कि हम लोग नाबार्ड की बातें करें, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड के बारे में यह ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य संधारणीय सम्मान कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। देखिए, इसका ऑलरेडी हमने बताया ना कि इसका स्थापना 1982 में हुआ था। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पे हुआ था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुआ था। सौंपे गए कार्य, इसको कौन कौन से कार्य हैंडओवर किए गए हैं? इसका मुख्य कार्य क्षेत्र जो है कृषि, लघु उद्योग, कुटीर, ग्रामीण उद्योग, हस्त शिल्प और संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकास के लिए ऋण और सुविधा प्रदान करना, उनका विनियमित करना, रेगुलेशन करना। ठीक है, स्वामित्व की बात करें तो नाबार्ड पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राथमिक कृषि ऋण समिति। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति क्या है, यानी पैक्स के बारे में। तो पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये देश भर में पैक्स के विस्तार आधुनिकीकरण के लिए कई पहले आरंभ किया गया है। पैक्स जो है सहकारी ऋण संरचना में जमीन स्तर की शाखा है, यानी कि अल्प अवधि वाले ऋण का वितरण करता है, यानी अल्प अवधि कम समय के लिए ऋण वितरण करता है। इन्फोग्राफिक की बातें करें तो देश भर में पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत संबंधित राज्य सहकारी समिति का रजिस्टर इनमें कामकाज की देखरेख करता है। SCBS की हम लोग बातें करें और DCCBS ये संबंधित राज्य और सहकारी सोसाइटी अधिनियम प्रावधान के तहत पंजीकृत होता है RBI विनियमन के तहत। ठीक है, DCCBS जो है एक महत्वपूर्ण कार्य पैक्स को फंड उपलब्ध कराता है। ठीक है, यानी कि फंड वगैरह प्रोवाइड कराता है। पैक्स को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे से बाहर रखा गया है। RBI विनियमन नहीं करता है इसमें। ठीक है, पुनर्वितरण की बात करें तो DCCBS जो है CSBC के माध्यम से नाबार्ड को पुनर्वितरित किया जाता है। ठीक है, ये प्रमुख रूप से ग्रामीण अल्पावधि ऋण प्रदान करता है और ऋण की पुनर्वसूली भी करता है। ये सदस्य किसान जैसे बीज हो गया, उर्वरक, कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है किसानों को। ये महत्व क्यों है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है? तो देश में सभी संस्था बैंक के द्वारा KCC ऋण में पैक्स का हिस्सा 41% है। इसके अलावा 2022 डेटा के अनुसार पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋण में 95% ऋण जो है, यानी कि लोन आप कह सकते हैं, 95% लोन जो है लघु और सीमांत किसानों को दिए गए थे। पैक्स की मजबूती करने वाले इनिशिएटिव क्या है? तो पैक्स एक आधुनिकीकरण है जो देश भर में 18,000 पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। पैक्स कंप्यूटरीकरण एक केंद्रीकृत प्रायोजित योजना है। ये प्रोजेक्ट के तहत सरकार का लक्ष्य है चालू अवस्थाओं वाले 63,000 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करना। ठीक है, यानी कि कंप्यूटरीकृत करना। सहकारी मंत्रालय के राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? तो रजिस्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक काम करती है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक काम करती है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड भी काम करता है, नेशनल कोऑपरेटिव
डेटाबेस भी काम करता है, ठीक है। एनसीडी की हम लोग बातें करें तो एनसीडी जो है इसका मुख्य कार्य जो है सहकारी क्षेत्र के बारे में सभी तरह की जानकारी, जैसे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समिति की संख्या के बारे में सूचना प्रदान करना। इसकी इनिशिएटिव की बात करें तो पैक्स के द्वारा किसान उत्पादन संगठन का गठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी के सहयोग से पैक्स के द्वारा 1100 अतिरिक्त एफपीओ का गठन किया गया था। दूसरा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है 1963 में इसके स्थापित किया गया था। एनसीडीसी जो है ये प्राथमिक माध्यमिक सहकारी समितियां और वित्त पोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण का अनुदान करता है, ठीक है। पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना है। पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उपनियम के तहत पैक्स 25 से लेकर अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा रहा है। इस गतिविधि में डेयरी, मत्स्य पालन, फूल की खेती, गोदाम की स्थापना वगैरह शामिल है। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की बात करें तो पैक्स प्रधानमंत्री जल औषधि केंद्र के रूप में पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्य करने की सक्षम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मत्स्यिकी क्षेत्र यानी कि फिशरीज सेक्टर के बारे में हम लोग बातें करें। क्यों चर्चा में है फिशरीज सेक्टर? तो प्रधानमंत्री ने मत्स्यिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 218 परियोजना का उद्घाटन किया है। 218 परियोजना में से कुछ प्रमुख परियोजना इस प्रकार से है, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर नौका संचार और सहायता प्रणाली की शुरुआत, इसमें इसरो और विकसित स्वदेशी तकनीक है इसका मछुआरों के साथ साथ दो तरफा संचार स्थापित करने, आपात स्थिति में बचाव सुरक्षा करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। एकीकृत एक्वा पार्क्स का विकास करना, वेट गाइज रिसर्कुलेटरी एक्वा कल्चर सिस्टम को अपनाना, बायोफ्लॉक जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपना करके पहल शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसके उद्देश्य एक ही स्थान पर अलग अलग मत्स्य की गतिविधियों की सुविधा को उपलब्ध कराना। सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर्स का उपयोग करके इसके तहत फिश कल्चर टैंकों के पानी में मौजूद पार्टिकल और मेटाबोलाइट्स को हटाने के बाद पानी की रिसाइकल किया जाता है और फिर से उपयोग किया जाता है। बायोफ्लॉक पर्यावरण अनुकूल एक्वाकल्चर तकनीक इसके प्राकृतिक पर्यावरण में यानी इन सीटू यानी कि जो भी सूक्ष्म जीव है जो छोटे छोटे होते हैं उसके प्रोडक्शन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र की हम लोग बातें करें तो वर्तमान स्थिति की दुनिया में मछली उत्पादन मामले में भारत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे चाइना वगैरह आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में यानी कि इनलैंड फिशरी का 74.7% था, ठीक है। निर्यात की बात करें हम लोग यानी एक्सपोर्ट को भारत जो है अपने देशों से दूसरे जगह मछली का कितना निर्यात किया है तो 2013 से 2023-24 के बीच हम लोग बातें करें भारत का समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात 2 गुना हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम करता है, वेसल्स कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट काम करता है, ठीक है। भारत के द्वारा और कौन कौन सी पहल है, इनिशिएटिव है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसे अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य मछली उत्पादन में कमियों को दूर करना, प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना, उत्पादन के बाद प्रबंधन और संरचना मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना। मत्स्यिकी और जलीय कृषि और संरचना विकास निधि इसका उद्देश्य क्या है तो समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यिकी क्षेत्र में मत्स्यिकी और संरचना सुविधा उपलब्ध कराना, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। रंगीन मछली ऐप, ये ऐप के माध्यम से 8 भारतीय भाषाओं में सजावटी मछली को लोकप्रिय प्रजाति से संबंधित जानकारियां प्रदान करना, अवेयरनेस प्रोवाइड कराना। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास कार्यक्रम पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना के तहत शुरू किया गया है और ये शाह योजना बात करें PMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य विकास कार्यक्रम जो है ये मत्स्यिकी स्टार्टअप सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद, मुंबई, कोचीन में 3 इंक्यूबेशन केंद्रों को स्थापना किया गया है। और इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है तो मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करना, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम में 2 विश्व स्तरीय फिश मार्केट की स्थापना किया जा रहा है। नेक्स्ट है सीवीड या फिर समुद्री सीवार की खेती, ठीक है, यानी कि सीवीड फार्मिंग के बारे में हम लोग बातें करें, गाइस ये वाला हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे।
या आज कर ही लेते, कल अदर हम लोग देख लेंगे, एक ही छोटा सा है ना सीविड। तो सीविड समुद्री शीवर की बातें करें, समुद्री शीवर की बातें करें तो नीति आयोग ने हाल ही में समुद्री सीवर मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए रणनीति शीर्षक की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। समुद्री सीवर्स की हम लोग बातें करें यानी कि सीविड्स वगैरह, तो ये एक प्रकार के समुद्री पादप और बड़े शैवाल होते हैं, यानी कि समुद्रों, नदियों, झीलों और अन्य झीलों में पाए जाते हैं, पनपते हैं। समुद्री सीवर की बात करें तो ये खेती जलीय कृषि का हिस्सा होता है, मत्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र भारत के फसल घरेलू उत्पादन में, यानी कि भारत के फसल बोले, सॉरी फॉर दैट, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में 1.5% का योगदान है। ठीक है, हमारे जीडीपी में 1.5% का योगदान है। समुद्री सीवर की खेती का महत्व क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या हो सकते हैं, तो आर्थिक इकोनॉमिकली बेनिफिट की बात करें, इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस की बात करें तो पदार्थों, खाद्य पदार्थ, औषधि बनाना, जैव सक्रिय यौगिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो समुद्री सीवर कार्बन पृथक्करण, जलवायु लचीलेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समुद्री सीवर की खेती की सीवर की खेती को यानी कि सीवीड्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा किए गए क्या क्या उपाय हैं भारत के लिए, और क्या क्या स्टेप लिया गया है, तो हम लोग स्टेप को देखें, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। तो समुद्री सीवर की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा क्या क्या स्टेप है लिया गया है, तो पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 2025 तक प्रति 1 मिलियन टन समुद्री सीवीड्स उत्पादन को लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही भारत समुद्री सीवर मूल्य श्रृंखला के विकास पर मसौदा नीति की समीक्षा करने के लिए डॉक्टर वीके सारस्वत नीति आयोग की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है। तो और कुछ याद रखना नहीं रखना, एक याद रखना है, डॉक्टर वीके सारस्वत समिति किसी से रिलेटेड है, तो सीवीड फार्मिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जो समुद्र में जो होते हैं सीवीड्स वगैरह फार्मिंग, उससे रिलेटेड है। दूसरा, 2025 में प्रति वर्ष 1 मिलियन टन समुद्री सीवर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ये याद रखना है। ठीक है, और कुछ याद रखो या नहीं, ये 2 पॉइंट याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय महासागर इसके साथ ही हम लोग बातें करें, 1 मिनट। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र अंडमान और अंडमान क्षेत्र में अपतटीय कृषि शुरू की गई है। GIS आधारित पोर्टल का विकास, इसे मैप के लिए यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम के माध्यम से पोर्टल का विकास करना, समुद्री सीविड्स कृषि स्थलों के अवलोकन के लिए विकसित किया गया। ठीक है, तो अपन इतना फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे अन्य प्रमुख घटनाक्रम, अदर की डेवलपमेंट हम लोग देखेंगे, यानी कि सेंट्रल स्किल बोर्ड क्यों चर्चा में है, और भी सारा जो भी सारे न्यूज है ये सारा हम लोग कल देखेंगे। गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, मेरे चैनल नया है, सपोर्ट करना। बाकी जो है हमने लगभग कंप्लीट करा चुका है, आर्ट एंड कल्चर हो चुका है, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर हो गया है, जो हमने स्टार्टिंग में बताया भी है आपको। आर्ट एंड कल्चर के अलावा जो भी फेमस पर्सनालिटी होते हैं, है ना, चाहे वो एंशियंट से हो, मेडाइवल से हो, मॉडर्न से हो, जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, जो आप लोग बोलते हैं ना भाई 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आता है, उसके लिए क्या ही पढ़ना, तो डायरेक्ट आप वो चीज़ों को फॉलो करो जो जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पर्सनालिटी न्यूज ऑलरेडी जा करके आप एक वीडियो में देखना पूरा समाप्त हो गया, 2-2.5 घंटा का वीडियो होगा, एक ही वीडियो में हमने पूरा उसे कंप्लीट किया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, उसे पढ़ लीजिएगा। 2.5 2x पे करके 1 घंटा में, जैसे मान लो कि कोई वीडियो अगर 2 घंटे का है तो 2x कर दो, 1 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 बार आप सुन लेना। इसके अलावा हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट करा दिया है, आर्ट एंड कल्चर हो गया है, पॉलिटी गवर्नेंस हो गया है, पर्सनालिटी न्यूज हो गया है, सोसाइटी का 1 घंटे का वीडियो है, 1.5-2 घंटे का वीडियो में, और सोसाइटी हम लोग लास्ट फाइनल कर देंगे, और आपका इकोनॉमिक्स कल फाइनल हो ही जाएगा। तो बचता कुछ, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक, बस 2 ही चीज बचेगा, वो भी हम लोग इधर ही कंप्लीट करेंगे। होली तक हम कोशिश करेंगे, होली के 2-4 दिन बाद जो है हम इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट कर दें या साइंस एंड टेक कंप्लीट कर दें। तो कहने का मतलब है कि हम पूरा, हमारी कोशिश रहेगी, इसके बाद हम लोग जो है करंट अफेयर्स, MCQ, वैसे आप लोग जा करके देख सकते हैं। जनवरी 1 मिनट, जनवरी
2024 से लेकर के ओसीटी अक्टूबर 2024 तक हमने एमसीक्यू के माध्यम से विथ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी सारा कंप्लीट एमसीक्यू करा चुके हैं। करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट में है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ओके गाइज, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कहिएगा कि ज्यादातर बकर बकर कर रही है तो ज्यादा हम समय किल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को भी पढ़ना है ना। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू, बाय।